दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो भाई वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज WWE की लेटेस्ट मंडे नाइट रो के बारे में, और आपको देना चाहता हूँ आज के पूरे दिन की तमाम लेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग न्यूज़। तो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, हमेशा की तरह पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करना। कुछ समझ नहीं आएगा, वीडियो न्यूज़ मिस आउट कर दोगे, तो भाई टाइम निकाल के हेडफोन लगा के पूरी वीडियो देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले बात करें आज मंडे नाइट रो के बारे में। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, एक ही शब्द में पूरी चीज़ ख़त्म कर दूंगा, अपनी बात ख़त्म कर दूंगा भाई। मंडे नाइट रो आज का बवाल लेवल का मंडे नाइट रो। वाकई में भाई एक ऐसा मंडे नाइट रो गया है जिसमें आपको आंखें झपकाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी वक्त बाद एक ऐसा मंडे नाइट रो गया है जिसने इमोशनल कर दिया है। काफ़ी वक्त बाद एक ऐसा मंडे नाइट रो गया है जिसको देखने में मज़ा आया। काफ़ी वक्त बाद एक ऐसा मंडे नाइट रो आकर गया है जिसको हम अभी तक याद कर रहे हैं। तो भाई होता क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। देखिए मैंने आपको कहा था समर स्लैम के कल हाईलाइट में कि भाई CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी खत्म नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना था खत्म हो चुकी है, भाई खत्म नहीं हुई है। CM पंक और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी की जस्ट बिगिनिंग है। आपको क्या लगता है कि ये जो राइवलरी है रोयल रंबल से बनकर तैयार पड़ी थी और अब तक इसको एक बिल्डअप किया गया है विदाउट टाइटल? इतनी गर्मी है इस फ्यूड के अंदर, आपको क्या लगता है भाई ये जो फ्यूड है इतनी जल्दी ओवर हो जाएगी, एक ही मैच के अंदर नहीं पड़ जाएगी? और वो जो मैच जिसमें ड्रू मैकिंटायर ने चीटिंग से CM पंक को हराया, लो ब्लो मार के चीटिंग से, तो आपको लगता है कि जब तक क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा इस मैच का तब तक ये राइवलरी की इस राइवलरी का एंड होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा। और आज आपने देख ही लिया, बिकॉज समर स्लैम में मैंने कहा था आपको ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक का ब्रेसलेट दोबारा से अपने आप मतलब चुरा लिया है, एक तरह से ले लिया है। तो भाई ये राइवलरी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। वैसा ही होता आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में CM पंक एक ही चीज बोलते हैं भाई, देख ड्रू मैकिंटायर वो तू अलग रख, लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ भाई सेथ रॉलिंस जल्दी आ जा। सेथ रॉलिंस आता है भाई खटाखट गुस्से में। भाई मुझे ऐसा लग रहा था भाई दोनों के बीच ब्रोल होने वाला, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर आके भाई दोनों के बीच में दोबारा से घुस जाता है और ड्रू मैकिंटायर दोबारा से वही ब्रेसलेट दिखाता है CM पंक को और उनकी वाइफ का नाम लेता है। भाई CM पंक यहाँ पे गुस्सा खा जाते हैं, बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज फायर्ड अप, एंड भाई वो ड्रू मैकिंटायर के पीछे भागते हुए चले जाते हैं, वो बैक से चले जाते हैं, अरीना से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर अकेला रह जाता है सेथ रॉलिंस। तो अब शुरुआत होती है सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर की। देखो CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर आपको अब देखने को मिलने वाला। आगे हो सकता है बैश इन बर्ली में इनका मैच हो, जिसके चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच होगा यहाँ पर। अब बात करें भाई सेथ रॉलिंस का खेल क्या हो गया। देखिए सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक, लग रहा था कि WWE कंपनी अभी इस मैच को कराने वाली है, हो सकता है बिल्डअप शुरू हो जाए, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहा था ये मैच अभी नहीं होने वाला। ये एक बहुत मैसिव फ्यूड है। आई थिंक ये रेसलमेनिया में निपट जाएगी तो बेहतरीन होगा। अनस्क्रिप्टेड प्रोमोज होंगे जिस तरह से WWE कंपनी ने सोचे थे इन दोनों के लिए, तो अभी तो ये फ्यूड मुमकिन नहीं है, बिकॉज अभी सेथ रॉलिंस के लिए कुछ और चीज़ें, कुछ और डायरेक्शन है। और आज हमको दिख ही गया है कि भाई सेथ रॉलिंस के लिए नेक्स्ट चीज़ WWE कंपनी के अंदर क्या होने वाली है, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये है नन अदर देन, बिल्कुल सही सोचे आप, ब्रॉन्सन रीड। अब मुझे नहीं पता भाई WWE कंपनी ने इस मैच को क्यों बुक किया, क्यों इनकी फ्यूड की शुरुआत कर दी है, लेकिन भाई आज ब्रॉन्सन रीड ने जिस तरह से सेथ रॉलिंस पर अटैक किया है भाई, बवाल लेवल का अटैक है। सही कह रहा हूँ भाई, बवाल मच गया। इतना खतरनाक वाला अटैक मैंने आई डोंट थिंक सो अभी तक मतलब सेथ रॉलिंस को लास्ट अटैक जो किया था सबसे खतरनाक वो ब्रॉक लेसनर ने किया था। आपको याद होगा समर स्लैम 2019 के आसपास इनका मैच हुआ था, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस की इतनी गंदी वाली पिटाई करी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और आज मंडे नाइट रो पे वो चीज़ें ताज़ा हो गई भाई। ब्रॉन्सन रीड ने 6 स्प्लैश मारी है, 6। अब इनकी जो स्प्लैश है भाई वो आप समझ सकते हैं, तो वो इतना भारी बंदा है, ऊपर से 6 स्प्लैश मारी है उसने बंदे ने सेथ रॉलिंस की रेप से इंजर्ड हो चुकी है। और आई थिंक अब जो फ्यूड चलने वाली है सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की, देखिए ब्रॉन्सन रीड कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, जस्ट अ स्मॉल नेम ऑफ WWE, बट अगर इसको अच्छी तरह से बुक किया गया तो ये एक अच्छा रेसलर बन सकता है, जस्ट लाइक समोआ जो। वैसा ही तरीके का दिखता है बंदा, लेकिन अच्छा रेसलर बन सकता है। ये अच्छी फ्यूड भाई, सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को क्या लगती है, ये बंदा बैक फ्लिप मारता है ब्रॉन्सन रीड। बैक फ्लिप मारना बहुत मुश्किल है, आपको पता ही होगा। हल्का फुल्का बंदा मार लेता है बैक फ्लिप, लेकिन भाई इसके जितना मोटा बंदा, इतना वजनधारी फैट वाला बंदा अगर बैक फ्लिप मारता तो भाई सोचने वाली बात होती है। लेकिन दोस्तों ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस ये बहुत अच्छा मैच जाने वाला है। आई थिंक इनके बीच में पहले मैच हो चुका है, शायद हो चुका है, ट्रिपल थ्रेट हुआ था जितने हाथ तक मेरे को याद है, ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन्सन रीड एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ हुआ है या नहीं
हुआ, बट हाँ इनके बीच में अब एक फ्रेश राइवलरी की शुरुआत हो चुकी है। ब्रॉनसन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस आपको बैश इन बर्लिन में देखने को मिलने वाला, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है ये मैच आपको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट ना आए, लेकिन बैश इन बर्लिन में ये मैच कंफर्म है। अब दोस्तों बात करें द नेक्स्ट अपडेट तो नहीं है भाई ये, लेकिन बहुत ही मैसिव चीज़ है। ये है भाई नन अदर देन द वाइपर रेंडी ओर्टन वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट बैश इन बर्लिन इज ऑफिशियली कंफर्म्ड बाय WWE। ओ भाई किसी ने नहीं सोचा था भाई, सही कह रहा हूँ भाई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था भाई रेंडी ओर्टन स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे शिफ्ट कर जाएगा भाई, किसी को नहीं पता था। लेकिन दोस्तों बता दूं कुछ चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होगी, बिकॉज मैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा कि भाई रेंडी ओर्टन तो स्मैकडाउन में है और रॉ पर कैसे आ सकता है, क्या WWE कंपनी ने दोबारा से वाइल्ड कार्ड रूल शुरू कर दिया जिस तरह से 2019 में करा था, जो कि फ्लॉप हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई वाइल्ड कार्ड रूल नहीं है। रेंडी ओर्टन अभी भी स्मैकडाउन का ही पार्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगी किंग ऑफ द रिंग के अंदर जो गुंथर वर्सेस ओर्टन का मैच हुआ था, वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी बिकॉज रेंडी ओर्टन के शोल्डर डाउन नहीं थे, जिस वजह से गुंथर को अनएक्सपेक्टेड रेफरी ने मैच जिता दिया था। और इस बात को ट्रिपल एच ने भी कहा था बैक स्टेज में कि इनके बीच में एक रीमैच होगा, बिकॉज हाँ ये मैच क्लियर रिजल्ट वाला नहीं था। गुंथर ने जो विक्ट्री अर्न करी है किंग ऑफ द रिंग बन के, समर स्लैम में टाइटल कंटेंडर बन के, वो कहीं ना कहीं एक तरह से 100% क्लीन नहीं थी। एक दोबारा से इनके बीच मैच होगा तब देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये मैच अभी नहीं आगे होगा। उस समय मैंने कहा था आपको कि भाई ये मैच होगा, हो सकता है WWE कंपनी इसको समर स्लैम में करवा दे, हो सकता है बाद में करा दे। लेकिन दोस्तों अब फाइनली ये मैच होने जा रहा है बैश इन बर्लिन के अंदर। वो ही अपॉर्चुनिटी दोबारा से रेंडी ओर्टन को मिल चुकी है। रेंडी ओर्टन ने आज अपने प्रोमो में कहा भी है गुंथर को कि भाई देख ट्रिपल एच ने वादा किया था कि ये मैच होगा, ट्रिपल एच ने वादा किया था ये मैच मैं जब चाहूँगा तब होगा, और अब फाइनली बैश इन बर्लिन, यानी कि अब मैं चाहता हूँ तेरे और मेरे बीच में जो राइवलरी है इसका खात्मा हो जाए। जो एक क्लीन रिजल्ट हमको चाहिए वो हमको देखने को मिलने वाला बैश इन बर्लिन में फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब दोस्तों रेंडी ओर्टन वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच ये दोस्तों सेट हो चुका है बैश इन बर्लिन के अंदर। भाई धमाकेदार मैच होने वाला है, धमाकेदार बवाल लेवल का मैच होगा। लेकिन दोस्तों वही है भाई, क्या रेंडी ओर्टन इस मैच में बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? आपको पता ही है भाई, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप खुद दिमाग वाले बंदे हैं। लेकिन दोस्तों ये मैच ऑफिशियल हो चुका है बैश इन बर्लिन के लिए। आई होप ये मेन इवेंट हो बैश इन बर्लिन का, बिकॉज बैश इन बर्लिन के अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोडी रोड्स कम्पीट करेंगे, मेरे को नहीं लगता, मतलब करना तो नहीं चाहिए, बिकॉज अगर करते हैं तो भाई कोडी रोड्स का मेन इवेंट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ बैश इन बर्लिन के अंदर ओर्टन वर्सेस गुंथर ये मेन इवेंट होगा। लेकिन भाई एक चीज़ समझ नहीं आई, गुंथर को कभी कहा जाता है वो यूके का है, कभी कहा जाता है वो ऑस्ट्रिया का है, कभी कहा जाता है वो जर्मनी का है। भाई वो है कहाँ का बंदा कि तीन जगह थोड़ी ना जन्म ले लिया उसने, उसका होम टाउन कहाँ है वो बताओ ना भाई। ये कह रहा है कि गुंथर का होम टाउन जर्मनी बर्लिन है, भाई मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो भाई। गुंथर का भी अपने को यूके का बताता है, वो ब्रिटिश बताता है, भाई समझ नहीं आ रहा भाई कितने इनके जन्म हो रखे हैं, कितने इनकी होम टाउन है। आई डोंट थिंक सो भाई, आपको पता है मेरे को कमेंट करके बताओ गुंथर कहाँ का लोकेशन है भाई, उसकी कहाँ का उसका बर्थ चाइल्ड है। आई डोंट थिंक सो मैन। अब दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो। देखिए इन दोनों की सेगमेंट होती है बैक स्टेज में, एंड छोटी मोटी अपडेट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब सैमी ज़ेन को और जे ऊसो को जाना पड़ेगा ब्लड लाइन के अंदर। जी हाँ, वैसे सैमी ज़ेन का नेक्स्ट वीक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच रीमैच अनाउंस हो चुका है, लेकिन उसको भी पता है ब्रॉन ब्रेकर जीतने वाला है। सैमी ज़ेन के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन आपको पता है डेस्टिनेशन वही है, इसलिए सैमी ज़ेन को टाइटल हराया गया है। डेस्टिनेशन है रोमन रेंस के साथ सैमी ज़ेन जे ऊसो जी ऊसो का जाना, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब रोमन इसका नाम ले ही चुका हूँ, तो भाई सुन लीजिए लास्ट अपडेट, और लास्ट क्या रहा भाई, द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस इज रिटर्न एट समर स्लैम। भाई कंफर्म हो चुका है। पहले आपको दो फोटो दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं भाई, एक तरफ 2020 की फोटो है, 2020 में रोमन का रिटर्न हुआ था समर स्लैम में। भाई सेम सिचुएशन थी, मेन इवेंट में रोमन का रिटर्न हुआ था। अब 4 साल बाद दोबारा से वही होता, रोमन का रिटर्न होता मेन इवेंट में, सेम सिचुएशन वही है, रोमन आकर अटैक करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय रोमन का रिटर्न हुआ था हील कैरेक्टर में, अब रोमन का रिटर्न हुआ एज अ बेबी फेस कैरेक्टर में। जी हाँ, रोमन रेंस बेबी फेस बन चुके हैं। रोमन रेंस को WWE कंपनी ने अपने ऑफिशियल रोस्टर में ऐड कर दिया एज अ बेबी फेस। जी हाँ, रोमन बन चुका है बेबी फेस दोबारा से। बिग डॉग वाला रोमन नहीं है, लेकिन ट्राइबल चीफ ही है, लेकिन वो बेबी फेस वाला है। आप समझ लो एक तरह से रोमन अब अच्छा काम करेगा, ये समझ लो बात। अब दोस्तों बताऊं रोमन रेंस के बारे में लेटेस्ट अपडेट। रोमन रेंस इज ऑलरेडी शेड्यूल फॉर नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। जी हाँ, रोमन रेंस आने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर। भाई बवाल लेवल की स्मैकडाउन होगी, देखना मत भूलिएगा। आई थिंक किक ऑफ में ही रोमन का रिटर्न होगा, और आई थिंक मेरे हिसाब से रोमन सारा कुछ एड्रेस करने वाले हैं। भाई कौन है ट्राइबल चीफ, सारी सिचुएशन रोमन बताने वाले। सबसे पहले तो रोमन बात करेंगे अपने टाइटल लॉस पर, कोडी रोड्स पर ही बात
हो कि हो सकता है कोडी रोड्स का रोमन के साथ फेस टू फेस हो जाए, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा जब स्मैकडाउन का शो होगा उससे पहले। लेकिन भाई हाँ, रोमन का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो मिस आउट मत करना। ट्राइबल चीफ इज ऑलरेडी शेड्यूल फॉर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, दैट इज द मेन अट्रैक्शन। उसके बाद आगे की बातें करेंगे। अब दोस्तों बात करें भाई अगली चीज़ क्या है, ये है भाई जजमेंट डे के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था कि फिन बैलर ने पूरी तरह से जजमेंट डे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। फिन बैलर की प्लानिंग थी सारी भाई, उसने ही सबको बीट्रेल करने का प्लान बनाया था समझ लो एक तरह से, और वही वो कामयाबी हुआ इसमें। अब दोस्तों बात करें भाई चीज़ें क्या है, मैंने आपको कहा था कि भाई डैमिन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को निकाला जाएगा, और अब वो एक तरह से बेबी फेस टर्न हो चुके हैं। और आपने देख ही लिया भाई दोनों पर जिस तरह से अटैक करते जजमेंट डे, फिर रिया रिप्ली बचाने आती है। एक तरह से भाई ये एक चीज़ कंफर्म है अब कि जो जजमेंट डे है अब वो अलग हो चुकी है। मतलब एक तरह से समझ लो फिन बैलर, चूज़ा, जो भी इनके आसपास चूज़े हैं, लिव मॉर्गन, ये जजमेंट डे का नाम इनको मिल चुका है। मतलब एक तरह से ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम जजमेंट डे है, बिकॉज हमने 2 बंदे निकाल दिए अपने ग्रुप से, रिया रिप्ली को और डैमिन प्रीस्ट को, सो समझ लो भाई एक तरह से। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बैक स्टेज में आज एक इंटरव्यू होता है आफ्टर मंडे नाइट रो, और यहाँ पर डैमिन प्रीस्ट और रिया रिप्ली एक चीज़ बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल जजमेंट डे है वो मैं और रिया रिप्ली है, बिकॉज हम दोनों ही थे जिसके साथ जजमेंट डे की शुरुआत करी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, द रेटेड आर सुपरस्टार एज ने ही जजमेंट डे को बनाया था। एज ने ही सबसे पहले डैमिन प्रीस्ट को अपनी ग्रुप में लेके आया था, और उसके बाद एज ने ही रिया रिप्ली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करा था। तो देखा जाए तो जजमेंट डे 3 बंदों का ग्रुप था, ओरिजिनल जो ग्रुप था वो 3 बंदे थे, जिसके अंदर एक था इनका मेंटोर द रेटेड आर सुपरस्टार एज, और उसके बाद थे डैमिन प्रीस्ट, और उसके बाद थे रिया रिप्ली। तो देखा जाए तो सिर्फ ये 3 बंदे ही थे जिन्होंने जजमेंट डे के अंदर एक तरह से मेंबर थे। उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है भाई एज को बीट्रे कर दिया जाता है। एज एक तरह से अब कंपनी में नहीं है तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई अगर एज होते तो भाई बहुत मज़ा आता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन द ओरिजिनल जिसको हम कहते हैं दी ओजी मेंबर ऑफ द जजमेंट डे वो है डैमिन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली। यही दोनों इस चीज़ को बोलते हैं बैक स्टेज में आज की जो ओरिजिनल मेंबर है वो हम दोनों हैं। हम दोनों ने ही फिन बैलर को ज्वाइन करवाया, हम दोनों ने ही चूज़े को ज्वाइन करवाया, और हम दोनों ने ही और जो कीड़े मकोड़े हैं इनके अंदर, कीड़े मकोड़े समझ लो मैं किनकी बात कर रहा हूँ, उन सबकी छछुंदर को हमने ही ज्वाइन करवाया। तो ओरिजिनल जो लीडर हैं वो डैमिन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली है, यानी कि हम दोनों ही हैं, और हम दोनों का ये ग्रुप रहेगा, हम दोनों ही जजमेंट डे हैं। सो समझ लो भाई एक तरह से दूसरी तरफ स्मैकडाउन में जा रही है बात ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन की, और यहाँ पर मंडे नाइट रो पे चीज़ें आ रही हैं जजमेंट डे वर्सेज जजमेंट डे की। अब आई थिंक ये दोनों भाई क्राउन किस तरह चलने वाले आई डोंट थिंक सो, लेकिन भाई स्टोरी लाइन में जो मज़ा आया है भाई बता नहीं सकता मैं आपको। फाइनली वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कर दी जिसका इंतजार था। मैं चाह रहा था रिया रिप्ली का फेस टर्न हो जिसकी हो गया, और डैमिन प्रीस्ट भी भाई देखिए, भले ही डैमिन प्रीस्ट ने अपना वो टाइटल हार दिया हो, भले ही डैमिन प्रीस्ट के पास अब टाइटल ना हो, डैमिन प्रीस्ट के पास वो एक टॉप पोजीशन ना हो अब, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ हार होती है वहीं से शुरुआत होती है। समझ लो एक तरह से डैमिन प्रीस्ट की हार तो है, लेकिन भाई उसकी नई शुरुआत होगी, और डैमिन प्रीस्ट अपने आप को बिल्ड करेगा। आई थिंक अब तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यार। समझ लो जिस बंदे को एक समय पर मैं उसकी बेइज्जती करता था, आज मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो समझ लो वो बंदा तो समझ लो एक तरह सही है। सो डैमिन प्रीस्ट भाई बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आई थिंक वो आगे काम करेगा भी। अब वो जब चैंपियन बनेगा तो बहुत अच्छा बन के बाहर आएगा, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में। इट इज़ द मेन इवेंट, या इट इज़ द मेन इवेंट, द वाइट सिख वर्सेस द क्रिकेट ब्रदर्स। भाई फर्स्ट एवर वाइट सिख का मैच हमको देखने को मिला, और आज फाइनली हमको मंडे नाइट रो ने इमोशनल कर दिया, बिकॉज आज मेरे को याद आ गया 2013, 2014 ये वो 2 साल थे जब हमें वाइट फैमिली का पीक देखा था। 2013 और 14 तो भाई उस लेवल का था इनके लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। वाइट फैमिली का जो पीक लेवल था भाई, मैंने उसको देखा टीवी पर अपनी आंखों से, इतना खतरनाक वाइट फैमिली मैं आपको बता नहीं सकता। फाइनली आज ओरिजिनल वाइट फैमिली का मेंबर एरिक रोवन का आज एक तरह से रिटर्न हो चुका है। 2019 के बाद एरिक रोवन का ये मैच हुआ है, बहुत बड़ी बात है भाई, दिल खुश हो गया आज देखते भाई एक बंदे को। और आज माइकल कोल ने भी कहा कि भाई ओरिजिनल वाइट फैमिली का बंदा जिनके बीच में है, वाइट सिख के बीच में, तो भाई कमाल की चीज़ है। और आज फाइनली अंकल हाउडी भाई कुर्सी पर बैठा हुआ इनका मैच देख रहा है। एंट्रेंस से मैं बखूबी खुश हो गया भाई, बहुत अच्छा किया इन्होंने। ब्रे वाइट की जो ओरिजिनल एंट्रेंस थी आफ्टर इज रिटर्न इन 2022, वही इन्होंने थीम सॉन्ग रखा है, इसको बदला नहीं, बिकॉज इससे ब्रे वाइट की यादें आती हैं यार, और यही रहना चाहिए, ब्रे वाइट को बुलाना नहीं चाहिए। और ये जो फैक्शन है ना वाइट सिख, ये इसलिए बनाई गई है ताकि ब्रे वाइट की जो एक लेगेसी है उसको बढ़ाया जाए। और आज फाइनली ब्रे वाइट का एंट्रेंस यूज़ करा गया है, और यही थीम सॉन्ग रहेगा ब्रे वाइट
का। और अंकल हाउडी भाई, मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, अगर ये फील्ड को पीछे छोड़ देना, मेरा नाम बदल देना आप, ये बंदा फील्ड को पीछे छोड़ देगा अंकल हाउडी, अगर इसको सही तरह से बुक किया गया। और आज फाइनली हमको वाइट सिक का मैच देखने को मिला। जो ग्रेसी, डेस्टर लुमिस, निक्की क्रॉस, अंकल हाउडी, एरिक रोवन भाई, सब ने मिलकर बवाल कर दिया। वैसे बता दूं भाई, अंकल हाउडी, निक्की क्रॉस तो कुर्सी पर बैठे थे, उनका तो कोई नहीं ऐसा कुछ था, लेकिन भाई एरिक रोवन, जो ग्रेसी एंड डेक्स्टर लुमिस भाई, जो इन्होंने कमाल का आज मैच डिलीवर किया। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, क्लैपिंग बसती है भाई, सही में कमाल का भाई आज इन्होंने किया। और सही कहना चाहता हूँ भाई, ट्रिपल एच मंडे नाइट रो को बवाल तरह से बुक कर रहा है। और आज फाइनली मैं सही कहना चाहता हूँ भाई, ट्रिपल एच कमाल का काम कर रहा है। 3-4 जगह मैं उसको पोक करता हूँ, 3-4 जगह मैं उसको ट्रोल भी करता हूँ, लेकिन जहाँ उसकी गलती होती है। लेकिन आज भाई ट्रिपल एच ने बहुत बेहतरीन शो प्रोड्यूस किया है मंडे नाइट रो का। हैट्स ऑफ टू द बैक स्टेज टीम, हैट्स ऑफ टू द कंटेंट ऑफ द WWE प्रेजेंटेशन भाई। मंडे नाइट रो आज का बवाल लेवल का भाई, सही कह रहा हूँ। और एंड ऑफ द डे द मेन इवेंट मैच, वाइट सिक, मजा आ गया भाई। क्रीड बदल की ऐसी की तैसी करती है। अब दोस्तों बताना चाहता हूँ, देखिए अब अंकल हाउडी का मैच रह गया। अंकल हाउडी का सिंगल मैच होगा, बता दूं इनकी टीम अप नहीं होगी। मेरे को लग रहा था भाई अंकल हाउडी भी टीम अप करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था भी ऐसा नहीं होने वाला। अंकल हाउडी का एक सिंगल मैच होगा और आई थिंक बैश इन बर्लिन में इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बैश इन बर्लिन में हो सकता है कि अंकल हाउडी वर्सेस जो है चैड गेबल का मैच हो जाए, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और भाई अंकल हाउडी मैं भाई बवाल मचा देगा, बवाल, सही कह रहा हूँ। आज खुश हो गया मैं इन सबको देख के यार, सही में। तो भाई ये था पूरा मंडे नाइट रो, और सही कहना चाहता हूँ भाई, एक सिनेमा जैसा फील आ रहा है इन सबको देख के। और आज फाइनली एक चीज़ और हमको पता चली कि जो निक्की क्रॉस है वही सिस्टर एबिगेल है, समझ लो एक तरह से। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की। व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट? सबसे पहले बात करूँ भाई जेकब फाटू से। जी हाँ, जेकब फाटू के बारे में बहुत सारा चीज़ें फैल रही है इंटरनेट पर कि जेकब फाटू इज़ इंजर्ड। जेकब फाटू इंजर्ड हैं और जेकब फाटू इंजरी से जूझ रहे हैं, अपनी लेग इंजरी से, फुट इंजरी से। मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ भाई, ये जेकब फाटू की क्लिक करी है, हिजोकअप करी है। लेकिन दोस्तों हाँ, ये बात सच है कि जेकब फाटू इंजर्ड है और WWE कंपनी ने ऑफिशियल नहीं करा इसको, इस बात को कि जेकब फाटू इज़ इंजर्ड। बट ये छोटी मोटी इंजरी है, कोई बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जेकब फाटू आपको अब स्मैकडाउन में नहीं देखने को मिलने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। जेकब फाटू विल बी एट स्मैकडाउन दिस फ्राइडे, ये बात तो कंफर्म है। जेकब फाटू इंजर्ड नहीं है, बट छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है WWE कंपनी में होती रहती है। प्रोफेशनल रेसलिंग है भाई, यहाँ पे छोटा मोटा खेल तो आपको पता ही चलता रहता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जेकब फाटू इज़ फाइन, एंड जो छोटी मोटी इंजरी है वो मतलब कह सकता हूँ कि उससे वो लड़ पाएंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। अभी भाई दैट इज़ अमेजिंग। ये है बैकी लिंच के बारे में। अब देखिए बैकी लिंच का टर्न कब होगा। देखिए बैकी लिंच ने भाई यहाँ पे ना अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बैकी लिंच ने एक बहुत ही मैसिव चीज़ को टीज करा है। अभी एक चीज़ क्या है, ये चीज़ है उनकी रिटायरमेंट। तो क्या बैकी लिंच रिटायरमेंट लेने वाली है, क्या बैकी लिंच रिटायर होने वाली है? देखिए उनकी जो बायोग्राफी रिलीज़ हुई है, डॉक्यूमेंट्री जो टाइप हुआ है, वो मैंने देखी है, और उसमें कहीं ना कहीं बैकी लिंच ने ये कहा है कि जब उनको लगेगा कि सब चीज़ें वो कर चुकी है, तब वो रिटायरमेंट ले लेगी, तब वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चों को पालना चाहती है। तो अभी मैं देखूं बैकी लिंच का करियर में क्या करना रह गया। देखिए बैकी लिंच ने यहाँ पे टाइटल जीत लिया है, बैकी लिंच ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लिया है, बैकी लिंच ने दोनों टाइटल जीत लिए हैं रॉ स्मैकडाउन की। तो भाई देखा जाए तो बैकी लिंच ने वो सारी चीज़ें अचीव करनी है WWE कंपनी के अंदर, जो जिसका सपना लेके WWE कंपनी में जो सुपरस्टार है वो आते हैं। बैकी लिंच ने रॉयल रंबल जीत लिया है, बैकी लिंच ने हर वो चीज़ कर लिया है भाई जो मतलब जो एक सुपरस्टार करना चाह रही है। प्रेग्नेंट होने के बाद बैकी लिंच का रिटर्न हो चुका है, उसके बाद बैकी लिंच ने हर वो चीज़ कर ली है जिसकी वो डिमांड थी। सो देखा जाए तो बैकी लिंच ने अपनी बायोग्राफी के अंदर यही चीज़ टीज करी है कि अब वक्त आ चुका है जब वो रिटायरमेंट लेना चाह रही है। अब दोस्तों देखिए ये चीज़ मेरे को अभी मतलब कंफर्म है या नहीं, मैं अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता, बिकॉज अभी तक WWE कंपनी में ऐसी कोई चीज़ ऑफिशियल तो नहीं हुई है। और अब आपको पता है बैकी लिंच की एज भी मतलब देखा जाए तो यार 40 तो नहीं है, थोड़ी कम ही होगी उससे। तो मेरे हिसाब से बैकी लिंच अभी आई थिंक 1 साल या 2 साल तक तो कम्पीट करेगी, बिकॉज ट्रिश स्ट्रैटस जैसी वुमेन डिवीज़न जो इतने सालों तक कम्पीट कर सकती है, वो तो पिछले साल भी कम्पीट करा था उसने। तो भाई बैकी लिंच तो अभी उतनी एज की है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से बैकी लिंच का 1-2 साल अभी तक कंपटीशन बचा हुआ है। और बात ये नहीं है कि बैकी लिंच ने सब कुछ अचीव कर लिया, बात यह है कि भाई जो फैंस है उसको देखना चाह रहे हैं। और आपको पता है WWE कंपनी का एक बिजनेस है कि अगर फैंस चाह रहे हैं तो मतलब ये चीज़ होने वाली है। दैट इज़ द मेन थिंग। द नेक्स्ट अपडेट इज़ गोना बी शेन मैकमैन। भाई साहब द बवाल। अब बवाल क्या है, अब बवाल तो भाई होगा ही ना, बिकॉज शेन मैकमैन और टोनी खान की जो मीटिंग हुई है उसके लिए भाई काफ़ी चीज़ें रिवील हो रखी है। सबसे पहली बात करें भाई,
I'm sorry, but I drink water because this is a podcast, so you know water needs that. अब बात करें शेन मैकमैन और AW कंपनी के बारे में। देखिए, ये बात तो पहले ऑफिशियल लिख लो, दिस इज ऑफिशियल कि शेन मैकमैन AW कंपनी में जाने वाले हैं। टोनी खान और शेन मैकमैन के बीच में डील हो चुकी है और जिस दिन शेन का डेब्यू होगा AW कंपनी के अंदर बवाल मच जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ भाई, जिस दिन शेन का डेब्यू हो गया, मतलब ऑल इन इसी महीने WWE कंपनी मतलब जब सॉरी आई एम सॉरी गाइस, इसी महीने के अंदर AW कंपनी ने अपना सबसे बड़ा इवेंट कर रही है लंदन के अंदर वेम्बली स्टेडियम में दोबारा से AW ऑल इन पार्ट 2। और आपको पता है भाई, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, 90,000 से ऊपर, वैसे 80,000 तो होते ही हैं। और हाँ, दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि AW कंपनी का रेसलमेनिया है वो, सो समझ लो एक तरह से। वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपको शेन मैकमैन का डेब्यू देखने को मिल जाए। जी हाँ, ये बहुत मैसिव चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव चीज़ है। पहले मैं आपको बता दूं भाई, शेन मैकमैन ने WWE कंपनी में आना पसंद क्यों नहीं करा, एक्सेप्ट कि वो AW कंपनी में जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें शेन मैकमैन, मैंने आपको बता रखा है भाई, जब मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, जब शेन मैकमैन के बारे में बात करी थी इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने आपको चीज़ को क्लियर किया था। मैंने आपको क्लियर किया था कि भाई देखो, शेन मैकमैन AW कंपनी में जा सकते हैं बिकॉज WWE कंपनी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा। बिकॉज जब तक विंस मैकमैन कंपनी में थे, शेन मैकमैन की एक तरह से वो जागीर थी, उनके बाप की कंपनी थी। लेकिन आपको पता भाई, विंस मैकमैन ने WWE कंपनी को सेल कर दिया, जिस वजह से भाई TKO ने पूरा कंट्रोल ले लिया। और आपको पता है भाई, शेन मैकमैन का कोई भी हिस्सेदार नहीं रहा, शेयर तक नहीं रहे, समझ लो एक तरह से। और जो WWE कंपनी है, वो शेन मैकमैन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं किया उन्होंने। सोचो, शेन मैकमैन तो तैयार बैठा था, शेन तो तैयार था WWE कंपनी में आने के लिए। वो शेन तो आया भी था, रेसलमेनिया 39 के अंदर शेन आया भी था। मानता हूँ थोड़ी बहुत इंजरी हो गई थी उसको, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन उसके बाद तो शेन को कॉन्टैक्ट ही नहीं किया गया, शेन को बुलाया ही नहीं गया। तो ये WWE कंपनी ने गलती करी है शेन मैकमैन को ना बुलाकर। उनको ये नहीं पता कि ये बंदा कौन है, उनको ये नहीं पता कि ये शेन मैकमैन है भाई, ये रिस्क टेकर है। और आई डोंट थिंक सो मैंने आज तक पूरी हिस्ट्री के अंदर किसी बंदे को हेल इन अ सेल से इतनी खतरनाक तरीके से कूदते हुए देखा जैसे मैंने शेन मैकमैन को देखा है। सो WWE कंपनी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही है कि उन्होंने शेन मैकमैन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा। और दैट इज़ अ मेजर नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम WWE। एंड आई डोंट थिंक सो ये स्टेप उन्होंने क्यों उठाया, बिकॉज ट्रिपल एच भी कंट्रोल के अंदर था। ट्रिपल एच के पास इतनी पावर तो है ना कि वो अपने साले को कंपनी में ला सकता है। स्टेफनी का भाई है भाई वो, तो थोड़ी बहुत तो पावर ट्रिपल एच के हाथ में होती ही है कि वो TKO से बात करके शेन को ला सकता था। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच ने भी ज़्यादा फोर्स करा होगा। लेकिन दोस्तों, अब बात होती है कि भाई शेन मैकमैन ने जब सारी चीज़ें देखी, शेन मैकमैन को पता लग गया था कि भाई WWE कंपनी उनको नहीं साइन करने वाली, WWE कंपनी उनको नहीं ऑफर करने वाली कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई अब मेरे को बताओ, जिस बंदे को उसी की बाप की कंपनी ने अफोर्ड नहीं किया, उसी की बाप की कंपनी ने पसंद नहीं किया, उसी की बाप की कंपनी ने साइन नहीं किया, मतलब एक तरह से तो थी बाप की कंपनी उसकी, तो सोचो भाई उस बंदे के अंदर कितना गुस्सा होगा। समझ लो, ये तो वही बात होगी भाई, आपको आपके घर में घुसने नहीं दिया जा रहा, भले ही आपने, समझ लो एक तरह से। सो दैट इज़ अ मेजर थिंग। हमारी चीज़ों में ये छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन शेन मैकमैन के अंदर सोचूं अगर मैं, तो ये बहुत बड़ी लेवल की चीज़ है कि शेन मैकमैन को WWE कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा। समझ लो एक तरह से, आप दूसरे सुपरस्टार को साइन कर सकते हो, लेकिन आप शेन मैकमैन जैसे लेजेंड को साइन नहीं कर सकते, जो खतरनाक बंदा है, जो इस एज में भी हेल इन अ सेल से कूद जाता है। सोचो, समझ लो एक तरह से बवाल लेवल का। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि शेन मैकमैन का अब सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं। बिकॉज आपको पता है, टोनी खान वो एक ऐसा बंदा है कि टोनी खान की मेंटेलिटी मैं आपको बताता हूँ क्या है। टोनी खान का पता है क्या सोचना है? टोनी खान का सोचना कि मैं WWE कंपनी को ख़त्म कर दूँ। बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ। आपको लगता होगा भाई मैं बहुत बड़ी बात करूँ, लेकिन मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। लेकिन दैट इज़ अ मेजर थिंग कि टोनी खान WWE कंपनी को एक तरह से ख़त्म करना चाहता है, WWE कंपनी को वैनिश करना चाहता है, WWE कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसीलिए टोनी खान ने WWE कंपनी के वो तमाम सुपरस्टार को साइन कर लिया है जिनको WWE कंपनी ने निकाला था। सोचो, एक ऐसा बंदा बता दो जो WWE कंपनी का AW कंपनी में ना हो। सारे के सारे बंदे हैं भाई, सारे के सारे बंदे। मैं ये भी मानता हूँ कि AW कंपनी के पास ओरिजिनल सुपरस्टार भी उनके, लेकिन ज़्यादातर तो भाई उनके पास WWE कंपनी के ही फॉर्मर स्टार हैं, समझते हो आप। तो भाई ये चीज़ क्या है? बिकॉज टोनी खान को पता है कि अगर WWE कंपनी को हराना है तो वो उनके ही सुपरस्टार से हारेगी, समझ लो एक तरह से। लेकिन चीज़ें वहाँ है कि आपके पास बहुत बड़ा रोस्टर हो चुका है। आप अगर मैं AW कंपनी की बात करूं और WWE कंपनी की बात करूं, तो भाई WWE कंपनी के पास उतना बड़ा रोस्टर नहीं है। आप WWE कंपनी में कितने सुपरस्टार होंगे? गिनती के 50-60 जो ऑन टेलीविज़न हमको दिखाई देते हैं। लेकिन भाई अगर हम बात करें AW कंपनी के पास, तो भाई 100-150 सुपरस्टार है उनके पास। टोनी खान हर किसी को पैसे देता है, लेकिन वो TV पर नहीं दिखते। समझ लो भाई, समझ लो।
भाई दैट इज अ मेजर थिंग कि भाई टोनी खान को पैसे की दिक्कत नहीं है, वो पैसे की परवाह नहीं करता। उसको सिर्फ ये है कि उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को हराना है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो शेन मैकमैन को तो भाई चुटकियों में ले आएगा, और शेन मैकमैन भी खुद अपने कदम बढ़ाएगा, बिकॉज उसको पता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है इनकम का। और जिस दिन शेन मैकमैन एडब्ल्यू कंपनी में आ गया, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, एडब्ल्यू कंपनी को वो लाइन पे ले आएगा। सही कह रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज आपको बता दूँ मैं एक चीज़ अंदर की कि शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे राज जानता है। शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे सीक्रेट जानता है, सारी स्टोरी लाइन जानता है। तो अगर शेन मैकमैन जैसा बंदा एडब्ल्यू कंपनी में आता है तो समझ लो भाई वो एडब्ल्यू कंपनी के लिए कितनी मैसिव हेल्प होगी, आपको अंदाज़ा नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात समझो, जिस दिन शेन का डेब्यू हो गया ऑल इलीट रेसलिंग के अंदर बवाल मच जाएगा, पूरी सोशल मीडिया के अंदर, पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। भाई सही कह रहा हूँ, ये बंदा पूरा रेसलिंग वर्ल्ड हिला देगा जिस दिन इसने एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू कर लिया। और इन चीज़ों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में घबराएगी, बिकॉज उनको घबराना पड़ेगा, बिकॉज शेन मैकमैन सारे सीक्रेट जानता है, आपको पता है वो ऑफिशियल था कंपनी के अंदर। और जब वो अब दूसरी कंपनी में जाएगा तो भाई सोचो, एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, आपको शायद इसके बारे में थोड़ी अपडेट ना पता हो। आपको पता होगा कोडी रोड्स यानी कि दी अमेरिकन नाइटमेयर, अपना जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, आपको याद होगा इसी बंदे ने एडब्ल्यू कंपनी को शुरू किया था। इसी बंदे ने टोनी खान के साथ मिलकर एडब्ल्यू कंपनी को शुरू किया था। सारे सुपरस्टार को जोड़कर इसने ये कंपनी बनाई थी, ऑल इलीट रेसलिंग, समझ लो एक तरह से। तो कोडी रोड्स एक तरह से पिलर है एडब्ल्यू कंपनी का, जिसने वो बैकबोन की तरह उसको बनाया है। तो कोडी रोड्स ने कंपनी बनाई है। कोडी रोड्स सारे सीक्रेट जानता है कंपनी के सारे सीक्रेट जानता है, समझते हो एक तरह से। तो कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आके वो सारे सीक्रेट शेयर करे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ। तभी आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसी पैसा कमा रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसी एडब्ल्यू कंपनी के पीछे छोड़ रही है? क्यों छोड़ रही है? बिकॉज कोडी रोड्स के पास वो सारे सीक्रेट्स हैं। और आपको क्या लगता है कोडी रोड्स कभी शेयर नहीं करेगा ट्रिपल एच के साथ? जिस कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच का थ्रोन तोड़ा था एडब्ल्यू कंपनी के अंदर गुस्से में उसकी वाइफ के सामने, उसी कोडी रोड्स को, उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली को ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, सारे सुपरस्टार से अपने कंधे पे उठवाया, अनडिस्प्यूटेड टाइटल जितवाया, रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार को हराया। किस लिए? प्रॉफिट के लिए। बिकॉज कोडी रोड्स को पता है दिस इज अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इज मोर देन द हेट्रेड। सीएम पंक भी आपको जानते कंपनी में आ चुके हैं, आपको मैंने बताया था बिजनेस इज मोर देन द हेट्रेड। अपनी पर्सनल हेट्रेड अंदर रखो, बिजनेस को सबसे टॉप पर रखो, यही कंपनी की प्रायोरिटी है। सो दैट इज अ मेजर थिंग कि शेन मैकमैन का क्लियर है भाई, क्लियर है एडब्ल्यू कंपनी में जाना। अब लिख के ले लो, ये बात इसी महीने हो सकती है, बहुत जल्द हो सकती है, ये साल तो होने वाली है। और जिस दिन हो गया डेब्यू भाई बवाल मच जाने वाला, सही कह रहा हूँ, आप याद रखोगे वो दिन, बिकॉज वो दिन एडब्ल्यू कंपनी का एक तरह से भाई समझ लो कि मतलब नई जर्नी की शुरुआत हो जाएगी जिस दिन शेन का डेब्यू हो गया। बिकॉज भाई शेन मैकमैन जिस तरीके का बंदा है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, वो बवाल मचा देगा। सही कह रहा हूँ भाई, बिकॉज दिस मैन really know the secrets of how to build a company, how to start a company, how to start a professional wrestling company। और टोनी खान इस बात से पूछा, टोनी खान को पता भाई शेन मैकमैन को कंपनी में लाना बहुत ज़रूरी है। शेन मैकमैन अगर कंपनी में आ गया तो भाई एक तरह से समझ लो उसकी पूरी नैया पार लग जाएगी, बिकॉज शेन मैकमैन इज़ द बिजनेस, शेन मैकमैन इज़ एवरीथिंग। सो ये बात तो कंफर्म है कि शेन का आज नहीं तो कल डेब्यू होगा कंपनी के अंदर। ये बात तो कंफर्म है कि शेन मैकमैन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाने वाला, दैट इज़ अ मेजर थिंग। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल द रेसलिंग न्यूज़ फ्रॉम टुडे। एंड मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ भाई, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, रेसलिंग न्यूज़ लाते हैं। आपको पता है भाई, आधा घंटा बोलता हूँ आपके लिए, फिर एडिटिंग करता हूँ। सो काफ़ी मेहनत का काम है यार। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, बड़े छोटा सा सब्सक्राइब मिल जाता तो अच्छा होता। सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, बिकॉज हम भी आप की तरह हैं रेसलिंग फैन। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।